स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी का आज लास्ट टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया का डेवलपमेंट हुआ था आफ्टर 1947 और इसका फिर हम करेंगे इसका कंपैरिजन इसके नेबरिंग कंट्री से। नेबरिंग कंट्री कौन से? चाइना और पाकिस्तान से। क्योंकि ये बात ये भी आ जाती है कि बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कंपैरिजन में सिर्फ हमने इन दो कंट्री को इसलिए लिया क्योंकि ये इंडिया के साथ साथ ही, जैसे 47 में पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली और 1949 में चाइना भी रिपब्लिक बन गया था, इसलिए इनका साथ में ही डेवलपमेंट हुआ और साथ में ही डेवलपमेंट इन्होंने ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा की। अब किस कंट्री ने कितनी ग्रोथ की, चलते हैं इस टॉपिक की साइड और पढ़ते हैं इसको। चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ, हम सबसे पहले इनकी ग्रोथ की स्ट्रेटजी को लेकर के आए तीनों कंट्री में कि 1947 में जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया और उसके बाद चाइना रिपब्लिक बना 1949 में। उस टाइम पे इन लोगों की पोजीशन अगर हम देखें, इनकी इकोनॉमी पोजीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ग्रोथ के लिए, और अगर हम आज की कंडीशन देखते हैं तो डेवलप्ड है पाकिस्तान भी, इंडिया भी और चाइना तो बहुत डेवलप्ड है, ठीक है ना, एक डेवलपिंग कंट्री में आ जाते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी इन लोगों ने अपनाई जो ग्रोथ की साइड पर ये लोग अग्रसर हुए, मींस आगे बढ़े। उस स्ट्रेटजी के साइड हम डायरेक्ट चलते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ इंडिया में क्या हुआ था? तो इंडिया और पाकिस्तान को हमने साथ साथ लिया क्योंकि इन दोनों ने जो भी स्ट्रैटेजी को लिया वो तकरीबन एक सी थी। चाइना की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी इनसे अलग थी तो वो हमने अलग लिख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान में 1947 में इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी और ग्रोथ मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी थे तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी थे। पब्लिक सेक्टर को यहाँ पर मेन यानी कि ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी इन्होंने? पब्लिक सेक्टर को दी। प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आए थे, है ना। पब्लिक सेक्टर को ही क्यों दिया? क्यों? पब्लिक सेक्टर ने बहुत बड़ा एक यहाँ पर रोल प्ले किया है ना। क्यों किया? क्यों इनकी रोल में आया था? क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसी थी? एकदम बैकवर्ड थी। जब यहाँ से ब्रिटिशर्स गए थे तो ये आपको भी पता है, इंडियन इकोनॉमी के सबसे पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ाया था कि ये इकोनॉमी एकदम बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कुछ छोड़ा ही नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था, है ना। जो एग्रीकल्चर था वो भी इतना बैकवर्ड हो चुका था, तो इकोनॉमी हमारी कैसी थी? बहुत बैकवर्ड थी। तो पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी था। नीड इन्वेस्टमेंट्स, इनको बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इन्वेस्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ही इनको कर सकते थे। तो गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर, तो गवर्नमेंट समझ आई, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर ने यहाँ पर अपना एक की रोल प्ले किया। इनवार्ड लुकिंग यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इनका लुकिंग कैसा था? इनवार्ड लुकिंग था। इनवार्ड लुकिंग क्यों था? क्योंकि पहले ये अपनी डोमेस्टिक जो भी इंडस्ट्रीज थी उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे रादर देन अदर कंट्रीज, ठीक है। उनको नहीं लग रहा था कि वो पहले एक्सपोर्ट करें सारा सामान या फिर उनको बाहर से ग्लोबलाइजेशन से करना शुरू करें, भाई पहले अपना तो ठीक कर लें। इसलिए क्या क्या अपनाए इन लोगों ने? इनवार्ड लुकिंग। दोनों की बात कर रहे हैं हम, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, सेम चल रहा था। लेकिन कुछ सालों के बाद ये इन्होंने शुरुआत की, ठीक है, समझ आई, शुरुआत की, ऐसे करके इंडस्ट्रीज को सेटअप किया इन्होंने अपना, और जो कुछ भी था यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया और सारे सेक्टर्स कैसे थे यहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक थे। आफ्टर कुछ फ्यू ईयर्स, कुछ समय के बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चेंजेस आए, तो इन्होंने इम्पोर्टेंस किसको देनी शुरू की? यहाँ पर पब्लिक के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देनी शुरू हो गई। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ था यहाँ पर, और जितनी भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगा रखे थे वो रेस्ट्रिक्शंस को इन्होंने लिबर्टी यानी कि लिबराइजेशन की पॉलिसी आई थी यहाँ पे, वो भी हमने सब आपको पढ़ाया, तो लिबर्टी देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो जिन सेक्टर्स को यानी कि जिन इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना कंपलसरी था उनके लाइसेंस को भी रिमूव कर दिया गया था, लिबर्टी देना स्टार्ट किया था, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया था। वही हुआ, बहुत इंपॉर्टेंस लोग प्राइवेट सेक्टर को दिया, और एफडीआई रादर देन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक को छोड़ दिया और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना स्टार्ट किया, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इनके पास एक ह्यूज अमाउंट यहाँ पर आने लगा। इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी ग्रोथ को आगे
किया, यानी ग्रोथ करना यहाँ पर स्टार्ट किया। चाइना ने इसके कंपैरिजन में क्या किया, चाइना ने ग्रोथ कैसे की, देखो चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में, प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पर क्या हुआ, उनकी पूरी की पूरी जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी कहाँ पर, चाइना में, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट अंडरटेकन थी। आप कोई भी काम, कोई भी प्रोडक्शन हो, आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकेंगे, उन्हीं के पास था, सब कुछ उनके पास था। नेशनल रिसोर्स गवर्नमेंट मोनोपोली एडॉप्टेड स्टैटिस मॉडल ऑफ ग्रोथ। देखो चाइना ने इतना ग्रोथ क्यों किया, रीजन पता है सबसे बड़ा क्या, जितने भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब गवर्नमेंट के अंडरटेकन है। वहाँ किसी का पर्सनल रिसोर्स नहीं, पर्सनल ज़मीन ही नहीं किसी के पास, ये समझ लो आप। जैसे अपने घर होते हैं ना, अपने घर अपने होते हैं इंडिया में, हमारा घर है, हमारे पास उसके पेपर से हम चाहे जब उसको सेल कर सकते हैं, चाहे जब हम नया घर परचेज कर सकते हैं, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है सब, जो मोनोपोली है वो किसकी है, वहाँ पर गवर्नमेंट की है सब। ये इसको कहते हैं ना स्टडीज जो बोला गया मॉडल ऑफ ग्रोथ। क्या हुआ उस मॉडल ऑफ ग्रोथ में, क्या किया गया, ऑल रिसोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्टेट डिसाइडेड व्हाट एंड व्हाट फॉर हाउ एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। सारे के सारे रिसोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकन में, एक स्टेट के, और स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। उन्होंने लोगों को इस बात के लिए एनकरेज किया कि नहीं, आपको करना है, आपको बनाना है, और आपको अपने ही घर में, यानी कि लोगों ने अपने कोर्टयार्ड में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। गवर्नमेंट ने उनसे कहा आप काम करो, रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो गवर्नमेंट के साइड से उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था, और वो लोग प्रोडक्शन जो भी काम करते थे वो उसके बदले का काम उनको करके देते थे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ, लोगों ने काम करना शुरू किया। और काम हम किसके लिए कर रहे हैं, नेशन के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, नेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला, और प्लस वहाँ पर ग्रो भी होना स्टार्ट हो गया। पूरी तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे से पता है, वो इकोनॉमी जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता, वो जो इकोनॉमी होती है सब क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है। कहीं कोई जगह नहीं थी, इंडिया और पाकिस्तान में जगह छोड़ रखी थी, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, भले ही वो कम हो रहा था इंटीग्रेशन, लेकिन हो रहा था। यहाँ पूरी तरीके से क्लोज थी। नो चेंजेस स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी, बाद में भी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, इनकी स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी ही थी। यहाँ पूरी इकोनॉमी स्टेट बाय स्टेट उसको वो लोग मैनेज करते थे, हर स्टेट का अपना अपना था, वो उसको मैनेज करता था, राइट। और चलते हैं, अब क्या हुआ, क्या हमेशा वहाँ पे क्लोज्ड, अभी आप जैसे आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो आप कहेंगे नहीं तो चाइना तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा। हाँ, चेंजेस आए, धीरे धीरे चेंजेस आए, और यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। जब उन्होंने इतना ज़्यादा, देखो उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सी बात सुने, उन्होंने अपने घर के अंदर उसको अच्छा किया, उन्होंने बाहर बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया अपने घर का, और घर की इंटरनल पोजीशन को उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। जब उन्होंने अपने घर की इंटरनल पोजीशन को बहुत अच्छा कर लिया, तब उन्होंने घर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, वही किया, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल हो गया। पहले उन्होंने खुद ही बना लिया सब कुछ, है ना, हर एक पर्सन से बनवाया, हर घर में बनवाया, हर घर में। हमने बताया हर उनके कोर्टयार्ड में काम होता है, हर कोर्टयार्ड मतलब उनके आंगन में, ये मतलब है कहने का, ठीक है। और गवर्नमेंट की साइड से दिया जाता है, हमने बताया ना पर्सनल लैंड नहीं है, गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या इंडिविजुअलिज्म नहीं है कि मेरा नहीं है, जो कुछ है वो पूरा चाइना का है, राइट। और क्या हुआ, क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल डिमांड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। इतनी एक्सटर्नल डिमांड उनके पास आने लगी क्योंकि जो उन्होंने अपने अंदर बनाया इतने टाइम में, वो उन्होंने बाहर निकालना जैसे ही स्टार्ट किया, इतनी डिमांड बढ़ी कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन गया है। अगर आप ये देखें तो इंडिया में इंडियन जो मार्केट है उसमें कितना ज़्यादा चाइनीज़ सामान रहता है। वो तो अब जब चाइना से हमारा थोड़ा सा रिलेशनशिप अब ख़राब होने स्टार्ट हुए, तब जाकर के वो सब चीज़ों को बंद किया गया, अदरवाइज तो पूरा मार्केट कवर कर लिया था चाइना ने। तो सोचो कितना प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर, जो पूरा मार्केट हमारा उन्होंने कवर कर लिया। लेकिन अब ये धीरे धीरे हट रहा है, हर चीज़ का एक अंत होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बस वही हुआ, बहुत हो गया एक्सपोर्ट उनका, ठीक है ना। अब इंडिया भी सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया को भी ज़रूरत नहीं होगी उसके सामानों की, ठीक है।
ये समझ लिया आप कि स्ट्रेटेजी ग्रोथ की कैसे रही तीनों के अंदर, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो। चलो ग्रोथ हो गई। अब हम चलेंगे इन तीनों की ग्रोथ का कंपैरिजन करेंगे कि जो ग्रोथ हुई तो कंपैरेटिवली किसकी ग्रोथ अच्छी थी, किसकी थोड़ी कम थी और किसको और ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस करने चाहिए थे। अब हम चलेंगे उधर साइड में। चलो अब चलते हैं कंपैरेटिव परफॉर्मेंस की साइड। ठीक है, ग्रोथ तो हो गई, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बन रही है, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बन गई। और अब तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के कुछ पैरामीटर्स लिए। उस पैरामीटर में सबसे पहले आपको पता ही है कि अगर हम कंट्रीज़ को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम जीडीपी के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से, और सबसे पहले हम कंपैरिजन में लेकर के आए हैं चाइना। राइट, चाइना में बहुत अच्छा यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, कहते हैं ग्रोथ आया बहुत अच्छा। उसका मेन सबसे बड़ा रीज़न था कि वहाँ आया GLF। क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये आया था 1958 में। क्या है ये एक मतलब बहुत बड़ा एक अच्छा कैंपेन इन्होंने निकाला था इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। ये क्या था, यहाँ इन्होंने हर किसी को इस बात के लिए एनकरेज किया कि आप अपने अपने बैकयार्ड में, यानी कि अपने अपने घर में, अपने अपने आंगन में इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, कुछ भी काम करिए, प्रोडक्शन करिए, और रॉ मटेरियल कौन देगा, अभी हमने बताया था गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। माने ये कैंपेन इतना फैलाया गया और लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि आपको काम करना है आपको। इम्पैक्ट क्या हुआ उसका कि वहाँ के लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये धीरे धीरे ये काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसकी जीडीपी जो बढ़ रही थी, अगर 19 में अगर हम देखें तो 14.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। 14.2 ट्रिलियन 19 में, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। समझ रहे हैं, है ना? जब 17 से लेकर 9, तो अगर हम 17 तक की बात करते हैं तो तकरीबन ओवरऑल 9% के हिसाब से ये ग्रो किया, और सबसे मैक्सिमम जो पहुंचा वो 15.2 पर, और अगर सबसे लोएस्ट भी पहुंचे, ऐसा नहीं है, अप्स एंड डाउन हुए हैं, तो मिनिमम 3.8 से और मैक्सिमम 15.2 पर पहुंचा। ओवरऑल अगर देखें तो 9% के हिसाब से ग्रोथ किया है जीडीपी में, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ। क्यों? क्योंकि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी को इन्होंने मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। बताया था ना ये हमने, क्लोज्ड इकोनॉमी थी चाइना की इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी को इन्होंने किस में कन्वर्ट किया? मार्केट इकोनॉमी में धीरे धीरे कन्वर्ट किया। एकदम से कन्वर्जन नहीं लेकर के आए, पहले उन्होंने अपने घर के अंदर के माहौल को सुधारा, अपने अंदर इंडस्ट्रीज को अच्छा किया, है ना, अंदर के उसमें, और उसके बाद उन्होंने उसके मार्केट इकोनॉमी फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। समझ गए? उन्होंने उस चीज़ को फोकस किया जिसका वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन लेकर के आए जिसका एक्सपोर्ट, सिर्फ उसको फोकस किया उन्होंने, है ना। इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई को प्रमोट किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बाद में प्रमोट करना स्टार्ट किया, और फ़ायदा भी था भाई, चीप लेबर उनको आराम से मिल जाता था। क्यों? क्योंकि चाइना में आपको पता ही पॉपुलेशन में वर्ल्ड वाइड टॉप मोस्ट नंबर 1 पे आ जाता है भाई, लेबर आराम से उनको अवेलेबल था, और क्वांटम जंप हुआ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये तो आपने पढ़ा होगा, इंडिया में भी है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं उनको ये कुछ भी एमएनटीज, कुछ भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जैसे टैक्स में रिबेट कर दिया, या और भी जो उनके लिए फैसिलिटीज़ हो सकती है वो उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। या फिर और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे इन्होंने ऑफर दिए लोगों को कि आकर के आप हमारे यहाँ पैसा लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इन्होंने की, और करने के बाद में जीडीपी की ग्रोथ उन्होंने बहुत आगे पहुँचा। लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर चीज़ आगे बढ़ती रहे, धीरे धीरे कहीं थोड़ा सा ये डाउन होना भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ने भी अपना यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, तो थोड़ा सा इनका भी डाउन होना स्टार्ट हुआ। यहाँ के जो स्किल्ड लेबर थे, यानी कि और भी जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बाहर जाना स्टार्ट कर दिया, बाहर उन्होंने उसको फोकस करना शुरू कर दिया, तो उधर की गवर्नमेंट यहाँ के जो लोग थे वो बाहर जाने लगे। यहाँ की चीज़ों को थोड़ा सा अब इस टाइम पे, जैसे अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उनके बिजनेस पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उनके अब जीडीपी की अगर हम बात करते हैं, जीडीपी पर भी इसका इम्पैक्ट
पड़ जाएगा। बस मेन बात यहाँ पर आ जाती है कि चाइना इतना आगे इसीलिए निकल गया क्योंकि रिसोर्सेस की कमी तो नहीं थी, रिसोर्स की कमी इंडिया में भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी और लोगों ने जो साथ दिया उनका, ये दो चीज़ें जो बहुत अच्छी वहाँ पर मिली। और एक गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। गवर्नमेंट अगर स्टेबल रहती है तो आप मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस निकल के आ रहे हैं वो एक ही साइड से निकल के आ रहे हैं, वो सेम आ रहे हैं। हर बार गवर्नमेंट बदल जाती है तो हर बार रूल्स रेगुलेशन बदल जाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, ऐसा वहाँ नहीं था। गवर्नमेंट एक ही है वहाँ पे, आपको पता ही है अच्छे से। तो उसकी वजह से इसलिए चाइना इतना आगे निकल गया। बात करते हैं अगर हम इंडिया की, तो इंडिया में ग्रोथ रेट 2019 में अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो 2.972 ट्रिलियन थी यूएसडी, अच्छी है, बहुत ख़राब नहीं है। तो 51 यानी कि जब हमारी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई तब से लेकर अब तक 6% के हिसाब से भाई इसमें चेंजेस आ चुके हैं। 1991 जब हमारे एनईपी आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हमने लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लेकर के आए। लिबरेशन, लिबर्टीज देना शुरू किया इंडस्ट्रीज को और पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में लेकर के आए, एफडीआई को प्रमोट करना स्टार्ट किया। उसके बाद से इंडिया में जीडीपी की ग्रोथ होनी अच्छे से स्टार्ट हो गई। इंडिया में भी सेल्स को प्रमोट किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को प्रमोट किया गया। जॉबलेस ग्रोथ इन अ सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में भाई। जॉबलेस ग्रोथ जानते हैं ना कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है और बिना एम्प्लॉयमेंट लोग फिर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी यहाँ पर इंडिया में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं रहती है, ये भी मेन प्रॉब्लम हो जाती है। सेम पाकिस्तान और इंडिया का तो बहुत कुछ सेम चलता ही है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बहुत कुछ यहाँ पे हमसे पीछे है। 19 में अगर हम जीडीपी देखते हैं तो 274.0 बिलियन ही रह गई है यूएसडी, 4.2% के हिसाब से ओवरऑल चेंजेस है। मेन प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में? वॉर ऑफ टेरर, आतंकवादियों को बोला जाता है ना भाई, और करप्शन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को खड़ा नहीं होने देती है। ठीक है ना। तो अगर हम तीनों को ओवरऑल अगर हम देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं तो चाइना, देन इंडिया, देन पाकिस्तान, तीनों में देखते हैं तो चाइना इज द बेस्ट। अगर इसके कंपैरिजन में देखते हैं तो इंडिया ने बहुत अच्छा कुछ किया है और आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना। जो पाकिस्तान चाइना में कमी थी वो भी हमने आपको बताया भी कि अब आगे जो आ रहा है वो इसके प्रोडक्ट को लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। तो चाइना का जो मार्केट है वो थोड़ा सा अब यहाँ पर श्रिंक होना स्टार्ट हो गया। इंडिया से तो बहुत कुछ हट गया, इंडिया से तो बहुत कुछ इसका मार्केट हट चुका है। वर्ल्ड वाइड भी अभी धीरे धीरे हटता जा रहा है क्योंकि हर एक चीज़ का अंत जरूर से आता है। बस वही हो गया यहाँ पर। ठीक है। और क्या है, ये जो पाकिस्तान है वो लो इनकम लो ग्रोथ के एक ट्रैप में फंस गया। भाई इनकम कम होगी तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी और ग्रोथ नहीं होगी तो इनकम भी नहीं होगी, तो वो एक ट्रैप है। तो पाकिस्तान तो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हम ये कंपैरिजन कर रहे थे जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है। पैरामीटर में सबसे पहले हमने जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से तीनों को कंपैरिजन करके आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन की साइड पे। कंपैरेटिव परफॉर्मेंस में अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ की साइड। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ में हम चलेंगे जीडीपी, यानी कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर का कैसा है इंडिया में, पाकिस्तान में और चाइना में, है ना। क्योंकि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ की। तो स्ट्रक्चर में हमारे 3 सेक्टर्स आ जाते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक टेरिटरी सेक्टर होता है जो इनकी हेल्पिंग एक सेक्टर हो जाता है। ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कुछ डेटाज हैं, ये डेटाज यहाँ इकट्ठे हैं। इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में से जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 51.4, सेकेंडरी से 23.1 और टेरिटरी से 61.5। तो ओवरऑल देख करके हमको ये बात समझ में आ जाती है अच्छे से कि प्राइमरी सेक्टर से होने वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो अब धीरे धीरे कम हो चुका है तीनों में, चाहे हम इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की या फिर चाइना की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ आप इसमें देख रहे होंगे बहुत अच्छे से कि इंडिया और पाकिस्तान में सेकेंडरी सेक्टर से भी बहुत कम है, जबकि चाइना में सेकेंडरी सेक्टर से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि ये 40 है तो ये 51 है, इसका मतलब उन्होंने ये दोनों सेक्टर पे वो लोग बहुत फोकस करते हैं, सेकेंडरी पे भी, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती है। और तीसरा तो आ जाता है जो हमारा टेरिटरी सेक्टर होता है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है।
क्लियर है ना। तो ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ हमारा यहाँ पर तैयार हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो जो है वो ग्रोथ यहीं से हमारा जीडीपी जा रहा है। टेरिटरी सेक्टर 61 और तकरीबन 56% पाकिस्तान का। सेम अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि अगर ये सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट के साथ होनी है, जीडीपी ग्रोथ प्लस एम्प्लॉयमेंट साथ में चलता है, नहीं तो जॉबलेस ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर से ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट 47% का, सेकेंडरी से 22 का और टेरिटरी से 31। इसका मतलब ही समझ में आ जाता है कि इंडिया में इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग एंगेज्ड है अगर किसी भी सेक्टर में, तो वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर। सेम कंडीशन पाकिस्तान की दिख रही है। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ये कम है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो काम करते हैं टेरिटरी सेक्टर में। क्लियर है। इसलिए ये बस ये देख करके ये कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो हमको ये बात यहाँ पर समझ में आ जाती है कि चाइना इतना डेवलप्ड क्यों है। तीनों ही सेक्टर में अगर हम देखते हैं, तीनों ही सेक्टर में लोग लगे हुए काम पे। ये 27, ये 28, ये 43। सबसे ज़्यादा किस में? टेरिटरी सेक्टर में। इंडिया में कंपैरिजन कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में? प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टेरिटरी में। और यही पाकिस्तान में हाल में हुआ है कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी में, सेकेंडरी में उसके बाद, और टेरिटरी में उसके बाद। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर हम ये आंकड़े देख करके हमें समझ में आ जाता है कि चाइना क्यों आगे बढ़ गया। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ का। अब चलते हैं हम डेमोग्राफिक, यानी कि जो पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से कितनी ग्रोथ हुई इन कंट्रीज में। नाउ द कंपैरिजन स्टार्ट थ्रू द पैरामीटर ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब आप रिलेटेड टू, आप समझ सकते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड है, राइट। चलो देखिए, अब ये हमने एक वो बना रखा है आपका, जो सर्वे किया गया था 2011 के हिसाब से, जो सेंसस में सर्वे किया गया था उसमें इंडिया, देन चाइना और देन पाकिस्तान। सबसे पहले हम चलते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, जो मिलियन में लिखा हुआ है, राइट। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन पर हम चलते थे। इंडिया की पॉपुलेशन 1210 मिलियन, देन चाइना की 1339 और देन पाकिस्तान की बहुत कम 176.2। देख करके क्लियर हो गया कि इंडिया और चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का तकरीबन 38% है। ठीक है, और इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो वो 20% बन जाती है इसकी, सॉरी, चाइना की पॉपुलेशन का। समझ गए। पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो इनका 1/10 है, बहुत कम है। तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी भी कम नहीं है चाइना से, और जितने तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं तो लग रहा है कि इसके पास हम बहुत जल्दी पहुंच भी जाएंगे। लेकिन चाइना ने लार्ज, क्योंकि लार्ज साइज का पॉपुलेशन होता है, प्रॉब्लम कितनी सारी आती है। लार्ज साइज की पॉपुलेशन हमेशा हिंड्रेंस है ग्रोथ में। क्यों हिंड्रेंस है ग्रोथ में? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट, इनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो जाती है। ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और जब इन्वेस्टमेंट उधर हमारा हो जाएगा तो डेवलपमेंट बहुत कम हो जाता है। क्लियर। लेकिन चाइना ने इस बढ़ती हुई अपनी पॉपुलेशन को मॉडरेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर दिया। वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए वो 1979 में, और वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि जो ग्रोथ रेट उनकी 1.33% के हिसाब से बढ़ रही थी, है ना, वो 0.47 पे आकर के कन्वर्ट हो गई। रोक लिया उन्होंने, उसको कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी निकाल दी थी। ठीक है, चाइना के दोनों लिखे हुए, एक तो आ जाती है आपकी मॉडरेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्यों है चाइना में? क्योंकि चाइना एरिया वाइज बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रहने वाले लोगों की संख्या इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है। अगर हम ये देखते हैं ये वाला, तो इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 382, जबकि चाइना में कितनी है? सिर्फ 143। अब सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब निकल रहा है, कितने भी लोग रहो? नहीं, यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना रिसोर्सेज को वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, और रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। और चाइना में क्योंकि 143 है सिर्फ, तो वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सही है, और रिसोर्सेज को
कम यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन के बाद हम एनुअल ग्रोथ रेट पर चलते हैं। तो इंडिया में एनुअल ग्रोथ रेट बहुत 1.76% के हिसाब से हम बढ़ जाते हैं, जबकि चाइना में, क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, कितनी रह गई 0.47। पाकिस्तान में अभी भी ये 1.8 है। ठीक है, और डेंसिटी की बात हम कर चुके। पाकिस्तान में डेंसिटी 225 है ना, क्योंकि पाकिस्तान भी ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बहुत छोटा है, चाइना ज्योग्राफिकल एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है, इसलिए वहाँ पर ये डेंसिटी जो रेट है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बहुत कम है। आगे चलते सेक्स रेशियो, मतलब मेल एंड फीमेल के हिसाब से इंडिया में 940, मैंने 1000 पे 940 फीमेल। ठीक है, यहाँ पर 950 और यहाँ पर 952। इसका मतलब यहाँ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया की कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब है फीमेल की कंपैरिजन में। अगर हम फीमेल को देखते हुए बात करते हैं, मेल फीमेल बराबर होना चाहिए, तो इंडिया की कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब है इंडिया में। इसका मतलब फीमेल के साथ यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियलिटी की जाती है। अर्बनाइजेशन की बात करते हैं अगर, तो अर्बनाइजेशन यानी कि रूरल एरिया से अर्बन की साइड पे आ जाना, तो यहाँ पर 31.2, 51.3 एंड 37.2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चाइना में। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्राइमरी सेक्टर को छोड़ करके सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तभी तो ग्रोथ हुई। प्राइमरी सेक्टर में अगर काम करते रहते तो ग्रोथ रेट उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, इंडिया में बहुत कम है। कंपैरिजन एकदम क्लियर है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के वाइज। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की साइड। चलते हैं कंपैरिजन में एक लास्ट पैरामीटर की साइड, और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, इन्फेंट मॉर्टलिटी, मोर्टलिटी रेट, सैनिटेशन, वाटर एक्सेस कितना है, और उसके बाद अंडर नरिशमेंट कितना है, और जीडीपी की रेट कितनी है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI के अंतर्गत आती है। ये इसके हिसाब से इसको चेक किया जाता है, राइट। तो ऑब्वियस है कि इन सब चीज़ों में चाइना हमसे बहुत आगे है। ठीक है, वहाँ की चाहे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लें, लिटरेसी रेट देख लें, पॉपुलेशन देख लें, या फिर हम सैनिटेशन, वाटर, इन सब चीज़ों को देख लें, तो ये अगर किसी भी कंट्री ये हायर है इसका मतलब उसकी ग्रोथ अच्छी है, ये अगर लोअर है तो कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो भी कम मान लिया जाता है। ये कुछ इसमें कंट्रीज़ की जैसे हमने नेम लिखे हुआ है, ये जो है हमारे एसोसिएशन, ये इन लोग इसको सेट करते हैं, जैसे सार्क है, EU है, एशियन है, G8 है या G20 है। चाइना का नाम इसके अंदर 85 रैंक में आता है वर्ल्ड वाइड। अगर हम कंपैरिजन करें वर्ल्ड वाइड तो चाइना 85 नंबर पे, इंडिया 129 और पाकिस्तान 185 पर है। लेकिन क्योंकि ये जो HDI है ये इसके अकॉर्डिंग चेक करता है। अगर इस HDI में थोड़ी सी लिबर्टी के हिसाब से चेक किया जाए, उसके उसी तरीके से देखा जाए, लिबर्टी मीन्स लिबर्टी ऑफ लाइफ, जो इंडिया में चाइना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे पॉलिटिकल लिबर्टी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने की लिबर्टी, स्पीच देने की लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, ऐसा कुछ भी चाइना में नहीं है। अगर ये लिबर्टीज़ को भी हम इसमें शामिल कर सकें तो इंडिया चाइना से शायद आगे निकल सकता है। लेकिन क्योंकि चाइना में ये राइट्स तो है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ ग्रोथ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हाँ, लेकिन ये राइट्स, लिबर्टी के राइट्स वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कंपैरिजन आपका फिनिश हो जाता है। चलते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की साइड जो तीनों कंट्री में कॉमन है। ठीक, चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग मोड की साइड पे, है ना। अब हमने अभी तक पढ़ा इनका कि ये ग्रोथ कैसे हुई और ग्रोथ का कंपैरिजन। चलते हैं अब कुछ कॉमन सक्सेस जो इंडिया और पाकिस्तान में हुई, मैंने सक्सेस मिली, लेकिन इंडिया को भी वही मिली, वही पाकिस्तान को। ऐसी कौन सी सक्सेस थी? बहुत सिंपल है, राइज इन GDP पर कैपिटा तकरीबन दोनों की समान ही रही, क्योंकि दोनों का ही कंडीशन एक सी थी और दोनों ही साथ में ही दोनों को फ्रीडम मिली थी। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये एक बहुत बड़ी चीज़ आई। सेल्फ सफिश फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी
जितनी लगभग जितनी इंडिया की है उतनी पाकिस्तान ने भी की, दोनों ने की साथ में। उसके बाद डोमेस्टिक नेचर ऑफ इकोनॉमी ग्रेजुअली डिक्लाइन, ये जो इकोनॉमी का हमारा डोमेस्टिक नेचर था उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको कम कर दिया, दोनों ने ही सेम तरीके से कम किया। और पॉवर्टी में भी काफ़ी हद तक ये रिडक्शन लेकर के आए, दोनों ही कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान। कुछ कॉमन फेलियर्स भी हैं तो भाई इंडिया और पाकिस्तान के। जीडीपी की ग्रोथ तो हुई लेकिन बहुत स्लो थी, धीरे थी। पुअर परफॉर्मेंस एसडीआई की रैंकिंग में अगर देखा जाए तो दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, अभी हमने जैसा देखा। और डिसमल फिजिकल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। फिजिकल मैनेजमेंट समझिए, टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर अच्छी नहीं है, दोनों की वो अच्छी नहीं है। और पॉलिटिकल इशू अनस्टेबल है ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। भाई चाइना में क्या है, चाइना में तो एक ही पार्टी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहाँ पे तो वन पार्टी सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा आ जाती हैं। इंडिया किन चीज़ों में पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा है? इंडिया में स्किल्ड मैन पावर है, मैन पावर जो है वो कैसी है, स्किलफुल है पाकिस्तान के कंपैरिजन। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंडिया ने बहुत। इंडिया चाहती है कि यहाँ के लोगों को अच्छा सा यहाँ पे साक्षर हो जाए, जैसे कि अब मोदी सरकार लेकर के आई है, वो चाहते हैं कि 2030 तक यहाँ पर लिटरेसी का रेट 100% हो जाए तकरीबन। हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं पाकिस्तान के कंपैरिजन में। पाकिस्तान किन चीज़ों में इंडिया में अच्छा है? अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। वाटर रिसोर्सेज यहाँ से बहुत अच्छे हैं। और पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन भी इंडिया से ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान में है। अब चलते हैं चाइना ओवर इंडिया, वो हर जगह है। अभी हमने कंपैरेटिव स्टडी पढ़ी थी, हर जगह है चाइना इंडिया से हर चीज़ में अच्छा है, हर क्षेत्र में अच्छा है। पुअर रिफॉर्म्स, पॉवर्टी को रिफॉर्म करने के लिए जो भी काम किए वो बहुत अच्छे थे चाइना में इंडिया के कंपैरिजन में। एग्रीगेट रिफॉर्म्स किए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि इनके यहाँ पहले जो था वो कम्युनिस्ट सिस्टम था। कम्युनिस्ट सिस्टम मतलब सारे ही जितने भी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके टीम वर्क जैसा उन्होंने किया जाता था। यहाँ पर पूरी लैंड को इकट्ठा करने के बाद ईल्ड ज़्यादा करने के लिए उसके बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। वो पूरा यहाँ पर सिस्टम ख़त्म कर दिया गया और सबको इंडिविजुअल बोल दिया गया कि इंडिविजुअल फार्मिंग करेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्शन करेंगे। तो वो सिस्टम यहाँ पर ख़त्म किया गया। एक्सपोर्ट ड्राइवर जीडीपी ग्रोथ, एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा ड्राइव किया गया जिससे जीडीपी की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। और सेल्स पॉलिसी यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि उनको टैक्स फ्री किया गया और तमाम तरीके की फैसिलिटी इवन रिटेल तक में एफडीआई करवाया गया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखते हैं तो चाइना इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे है। लेकिन स्थितियाँ अब आप जैसा आप दिनों को देख रहे हैं स्थितियाँ बदल चुकी हैं, हर चीज़ एक सी नहीं रहती कभी भी लाइफ में। और चाइना जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था वो अब धीरे धीरे यहाँ पर डाउन होना भी स्टार्ट हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया हमारा टॉप पर पहुँचेगा। जय भारत।